सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आपको मालूम होगा 2015 के आगाज़ से पहले कराची के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करते थे कि आए दिन कत्ल व गारत गरी की एक लंबी फहरिस्त होती थी, चीना चपटी के मुसलसल वाक़यात होते थे और भत्ते की पर्चियाँ हर दूसरे ताजर की दुकान पर पहुँच जाती थी, उसकी फैक्ट्री में उसका इस्तकबाल कर रही होती थी। लेकिन उसके बाद 2015 के बाद से हालात में बेहतरी आई और मुसलसल पाकिस्तान रेंजर सिंध, पाकिस्तान पुलिस जो सिंध की है उसकी कोशिशों से, उस दौर के हुकूमत की कोशिशों से, कराची के शहरियों की कोशिशों से, सिविल सोसाइटी की कोशिशों से हालात बेहतरी की जानिब बढ़े और फिर ये कहा जाने लगा कि वो रोशनियों का शहर जिसको शायद किसी की नज़र लग गई थी वो वापस अपनी रौनकें बहाल कर चुका है। लेकिन फिर से आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इसमें इजाफा भी होता गया पिछले 4 सालों में। लेकिन अब के जो साल हैं 2019 की बात करेंगे, आज तक की 11 माह और चंद दिन की, इसमें मुसलसल अब ये इजाफा हुआ है और आज के जो 11 माह में जो सूरत हाल हुई है उसके हवाले से आपको कुछ ग्राफिकली हम दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह से ये बतदरीज इजाफा हुआ है। रवां साल के जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक यौमिया 200 जराइम की वारदातें सिक्योरिटी इंतजामात का पर्दा चाक कर रही हैं और असलहा तामे दहशतगर्दों ने 325 अफराद को कत्ल भी किया है। नाकों पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार किसी भी कातिल को मौके पर नहीं पकड़ सके हैं। असलहे के जोर पर 220 चीनी सड़कों पर खड़ी 1230 गाड़ियां भी चोरी हो चुकी हैं। करीब 1500 गाड़ियों की कुल तादाद है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 24,950 मोटरसाइकिल सवारों को पैदल कर दिया। अगवाकारों ने 9 शहरियों को तावान के लिए अगवा भी किया है। भत्ताखोरी के भी 29 वाकयात रिपोर्ट किए गए हैं। बैंक डकैतियों के हवाले से भी आपको बताएं कि इस 11 माह के अंदर बैंक डकैतियों के 3 वाकयात रूनुमा हुए हैं और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से एक बड़ा अहम मामला और मोबाइल फ़ोन्स का है। मोबाइल फ़ोन जो छीने गए हैं उनकी तादाद 17,000 से ज़ायद है और जो चोरी हुए हैं वो 24,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स चोरी हुए हैं और ये है वो डाटा जो कराची शहर का है। हम बात कर रहे हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से और लाहौर का भी जो सूरत हाल है वो कदरे बेहतर नहीं रही है इस तमाम तर अमल के अंदर। कराची में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची शुएब बरनी। शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है हमारे क्राइम की बीट करते हैं क्राइम रिपोर्टर जाबिर वक्कास। जाबिर, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के हवाले से हम बात करेंगे कि लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के होने के बावजूद 39% ज़ायद क्राइम रेट क्यों बढ़ा है? शुएब, ये जैसे मैंने इब्तिदा में ये बात की कि 2015 से हालात बेहतर हुए, बाकायदा तौर पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, अब ये दोबारा से 2018 में भी ये वारदातों का सिलसिला ज़्यादा हुआ, 2019 में भी ये सूरत हाल रही है। बुनियादी तौर पर क्या वजह है कि स्ट्रीट क्राइम है वो भी साथ ही साथ चल रहे हैं, कत्ल व गारत गरी के 250 से ज़ायद वाक़यात हुए वो भी साथ हैं, कारों का छीनना, मोटरसाइकिल का छीना जाना, ये भी बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, इनकी तादाद, वजह क्या है? जी मुदस्सिर, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जो कराची पुलिस चीफ कुछ और वजह बताते हैं, सियासतदान कुछ और वजह बताते हैं, हुकूमत जमात कुछ और वजह बताती है। कराची पुलिस चीफ ये बताते हैं कि जराइम की वारदातें बढ़ने की बुनियादी वजह मंशियात के आदी अफराद का अपनी मंशियात की ख़रीदारी के लिए पैसों की जनरेशन करना, उसके लिए वो वारदातें करते हैं। जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि 2018 के मुकाबले में जराइम की शरह 2019 में बढ़ी है, जिसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल चोरी होने के वाक़यात कराची शहर में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं 2018 की निस्बत। उसमें भी ये बात आती है कि मोटरसाइकिल क्योंकि सस्ती सवारी होती है, बहुत ज़्यादा कराची में सेल होती है, यौमिया बुनियादों पर लोग ख़रीदते हैं, तो इसलिए उसकी चोरी ज़्यादा हो गई है।
لیکن یہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس وقت، جس کے ہر شہری، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، جب ہم سڑک پہ نکلتے ہیں ہم روزانہ کی بنیادوں پر ایسے واقعات سنتے ہیں کہ لوگ اسٹریٹ کرائم کا شکار ہو رہے ایسی سی سی ٹی وی فوٹیجز ڈیلی کی بنیاد پہ ٹی وی چینلز پہ چلتی ہیں جو وارداتوں کا نشانہ ہوتے ہیں۔ لوگ چلتی سڑک پہ دن دہاڑے وارداتیں ہوتی ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے اور وارداتیں ہو جاتی ہیں۔ صرف اس سال اگر موبائل فون چھیننے اور چوری ہونے کی بات کر لی جائے تو 42,000 سے زائد افراد ایسے ہیں جن کے صرف کراچی شہر میں رواں سال کے دوران موبائل فون چوری یا چھینے گئے ہیں۔ واضح رہے، یہ میں وہ ڈیٹا کوٹ کر رہا ہوں جو کہ سی پی ایل سی کا رپورٹڈ کرائم ڈیٹا ہے۔ اس میں جو لوگوں کے موبائل فون چوری یا چھینے گئے جنہوں نے رپورٹ نہیں کروایا وہ اعداد و شمار شامل نہیں ہیں۔ 42,000 کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا 2019، اور 42,000 سے زائد لوگ موبائل فون سے محروم ہو گئے۔ اور اب آپ جس طرح دیکھتے ہیں کہ موبائل فون کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، آئی فون آ گیا ہے، اسمارٹ فون آ گیا ہے، تو یہ سستی واردات نہیں ہوتی بلکہ موٹر سائیکل کے برابر ہی موبائل فون کی قیمت ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل سے 50-60 روپے میں جو کہا جاتا ہے یہاں عرف عام میں کہ چائنیز موٹر سائیکل مل جاتے ہیں، لیکن موبائل فون تو اب 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ تک معاملات چل گئے ہیں۔ شعیب برنی، اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں کہ سیف سٹی کے حوالے سے سی سی ٹی وی کی مدد، کہا جاتا ہے جی سی سی ٹی وی مل گئی ہے، ہم چلاتے ہیں اپنی اسکرین پر، لیکن اس سی سی ٹی وی سے بھی مدد کیوں نہیں لی جا سکتی؟ اس پہ بات کرتے ہیں، لاہور کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے جابر؟ 39% کرائم ریٹ بڑا ہے، یہ تو نئے آنے والے جو آئی جی پنجاب ہیں شعیب دستگیر، اس کے لیے تو بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ ریٹ 1 سال کے اندر بڑھ گیا کرائم کا؟ مدثر بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اس سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شعیب دستگیر صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوگا کہ وہ امیدوں پر پورا اترتے ہوئے ان تمام چیلنجز سے نبرد آزما ہوتے ہوئے اپنی سیٹ بھی بچا پائیں، کیونکہ 5 آئی جیز جو ہیں وہ یہاں پر بدلے جا چکے ہیں۔ 15 ماہ کی اس پی ٹی آئی حکومت کے دوران 15 آئی جیز کو بدلا گیا، اور ایون یہ کہ ناصر خان درانی صاحب جن کو یہاں پر اس لیے لایا گیا تھا کہ پولیس میں اصلاحات کی جائیں گی، وہ اصلاحات بھی پینڈنگ رہیں۔ ہر آئی جی آنے والے جو ہے وہ یہی کہتے رہے کہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے ہم پوری کوشش کریں گے کہ پولیس کلچر کو بدلا جائے، تھانہ کلچر کو بدلا جائے، لیکن وہ تمام دعوے اس لیے بھی دعوے رہ گئے کیونکہ آئی جی جو ہیں وہ بدلتے رہے، ڈیلیورنگ نہیں ہو سکی۔ اور جو سابقہ آئی جی پنجاب تھے عارف نواز صاحب، وہ یہ کہتے رہے جو تبدیل ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ سیاسی جو اس میں مداخلت ہے وہ سامنے آتی رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے طور پر اپنی ٹیم کو چلانے سے قاصر رہے۔ اور اس حوالے سے جو نئے آئی جی پنجاب آئے ہیں شعیب دستگیر، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ رپورٹڈ جو تھے وہ کم تھے، اس لیے پہلے کم دکھائے دیتا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنوری سے جون تک کا ڈیٹا میں نے آپ سے شیئر کیا تھا تو اس وقت 18.7 اس میں انکریز آیا تھا 2018 کے مقابلے میں، لیکن اب 2019 کے اس تمام 11 ماہ کا ریکارڈ جب دینے کے لیے ویب سائٹ کا وزٹ کیا گیا تو ویب سائٹ سے وہ ڈیٹا اٹھا لیا گیا ہے جو کہ تقابل اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ 2019 میں 11 ماہ کے دوران 37% کے قریب جو ہے وہ جرائم میں اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ ڈیٹا ہی ریموو کر دیا گیا ہے ویب سائٹ سے، اور ایون یہ آپ ڈیٹا اس کی بات کرتے ہیں جو پولیس کی اپنی ویب سائٹ پر موجود تھا، وہ پولیس نے ہٹا دیا ہے کہ 39% اس میں کرائم ریٹ بڑھا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ تقابل کرتا تھا کہ 2018 میں اگر چوری کی وارداتیں ہوئی ہیں تو وہ کتنے پرسنٹ ہوئی، اور 2019 میں اسی دوران اسی مہینے میں کتنی وارداتیں ہوئی۔ یہاں پر کچھ ڈیٹا یہ والا ضرور موجود ہے 2019 کا، جس میں موٹر سائیکل چوری کا، گھروں میں چوری کا، ڈکیتی کا، راہزنی کا کوئی واقعہ تھا، ان کے حوالے سے ڈیٹا ضرور موجود ہے 2019 کا، لیکن جو تقابل تھا 2018 کے ساتھ وہ اس طرح کا جو مواد تھا وہ ہٹا لیا گیا ہے۔ اور یہ صرف وجہ یہی تھی کہ چونکہ تنقید برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور نئے آئی جی جو آئے ہیں انہوں نے اپنے ایک بات میں یہ کہا کہ اب اس لیے بھی ڈیٹا زیادہ انکریز ہو رہا ہے، زیادہ ریشو اس لیے شو ہو رہی ہے کہ اب ایف آئی آر درج ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی تھی، رپورٹ تو ہوتا تھا، پولیس کے پاس لوگ تو آتے تھے، لیکن ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی تھی۔ یہ سکرین شاٹ ہے، اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ اس وقت جو آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ ڈیٹا جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا جابر کی جانب سے کہ یہ اس سے پہلے یہ ڈیٹا لے لیا گیا ہماری ٹیم نے، جابر وقاص نے، کہ یہ وہ تقابل کر رہا ہے، اور اب یہ ڈیٹا اب ویب سائٹ پر اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا کہ 2018 میں اور 2019 میں کتنا فرق آیا ہے۔
تو تنقید بھی برداشت کریں کہ تنقید برداشت کرنے کے بعد ہی بہتری کی جانب بڑھا جا سکتا ہے پنجاب پولیس کی جانب سے. جابر, میں آپ کو سیف سٹی, ڈولفن فورس, مجاہد فورس, بڑی فورسز بنائی گی, اس پر ہم بات کرتے ہیں, لیکن کراچی میں یہ جو اغوا کے واقعات ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں. یہ اغوا کے معاملات بڑے نو واقعات اور اغوا کے برائے تاوان کا معاملہ رہا. شعیب برنی, ابھی حالیہ جو واقعہ ہوا دعا منگی کا, اس میں بھی پولیس تقریباً کچھ 7-8 روز گزر گئے, ابھی تک کسی نتیجے پر تو بہت دور کی بات ہے, کسی سرے کو بھی نہیں پکڑ سکی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ جی مدثر, آپ نے بالکل صحیح کہا. گزشتہ سیٹرڈے کی رات کا یہ واقعہ ہے کراچی کے علاقے ڈیفینس کا, اور ایک ایسی چلتی ہوئی سڑک تھی, چلتا ہوا وقت تھا کہ بہت زیادہ سناٹا نہیں ہوتا اس ٹائم. اس وقت یہ واردات ہوئی اور ابھی تک اس دعا منگی کا کچھ نہیں پتا. اس کے ساتھ جو زخمی ہونے والا حارث نامی نوجوان تھا جس کو گولی لگی تھی, اور وہ اسی کیس کا چشمدید گواہ عینی شاہد بھی ہے, اور وہ اس حوالے سے پورے اس کے پاس جو اصل عینی شاہد ہے اس کیس کا, وہ ابھی بھی کراچی میں اسٹیڈیم روڈ پر واقع ہسپتال میں زیر علاج ہے. اس حوالے سے جو ہے دیگر تفتیش کرنے والے ادارے تفتیش کر رہے ہیں, لیکن گزشتہ روز بھی اس کا صرف 20 منٹ کا اسٹیٹمنٹ ہو سکا, کیونکہ یہ نجی اسپتال ہے, ڈاکٹرز اس کی صحت کو دیکھ کے اجازت دیتے ہیں اور دوبارہ تفتیش کار جائیں گے, اس کا اسٹیٹمنٹ لیں گے. لیکن ابھی تک جو دعا منگی کے اہل خانہ ہیں انہوں نے پہلے ایک مرتبہ کلفٹن 2 تلوار پہ بھی پروٹیسٹ کیا, 3 تلوار پہ بھی, اور اس کے بعد کراچی پریس کلب کے باہر بھی انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. لیکن ابھی تک پولیس کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پا رہی. اور جو اس وقت سب سے زیادہ ایک مزیدار چیز ہے یا مختلف چیز ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہا ہے, کوئی پلیس اس پہ اپنا موقف نہیں دے رہی ہے. 7واں روز ہونے والا ہے, پولیس نے ابھی تک کوئی آفیشل بیان جاری نہیں کرا. دے رہی ہے پولیس کو بتانا چاہیے کہ اب تک کیا کیا جائے. بہت ساری چیزیں جو نہیں بتائی جا سکتی, جو تفتیش پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. شعیب جی, اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف ویڈیو سٹیٹمنٹ آیا تھا یوسف ٹھیلے والے کا, اس کے بعد سے کراچی پولیس کے افسران پہ پریس کانفرنس کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. وہ میڈیا سے فریلی بات نہیں کر سکتے, ٹیلی فون پہ وہ ضرور ہم لوگوں سے رابطے میں آتے ہیں, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نام سے کوئی چیز نہیں چلانا ورنہ ہماری پیشی ہو جائے گی اور ہم بھی برائی میں آ جائیں گے. پولیس افسران گھبرا رہے ہیں اور وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ میڈیا سے انٹریکشن نہ کریں, کیونکہ آئی جی سندھ کی جانب سے اس پہ سخت ریئیکشن دیا گیا تھا جب وزیر اعلیٰ سندھ نے اس معاملے پہ انکوائری کی تھی. تو وہی اسٹیٹمنٹ کے بعد کراچی پولیس نے اب تک ایک پریس کانفرنس نہیں کری ہے اتنے دنوں کے دوران. اس سے پہلے بھی مجھے وہ اغوا جس کے کیا گیا بچی کا نام یاد نہ, لیکن وہ بھی مغوی کے لواحقین نے تاوان بھرا اور اس کے بعد ان کی بازیابی ہوئی. تو یہ کیا پولیس اتنی بے بس ہو رہی ہے کہ وہ کسی چیز کو اس طرح سے اغوا میں بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے؟ پھر بھتہ خوری کے 29 واقعات ہوئے ہیں, بھتے کی پرچیاں پہلے تو معمول تھا, پھر اس کے بعد یہ بالکل چیزیں مائنس ہو گئیں. تو کیا وہی لوگ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں جو اس قسم کی پرچیاں؟ جی مدثر, شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ عموماً میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتے, پولیس کے پاس بھی رپورٹ نہیں ہوتے. وہ واقعات جب ہوتے ہیں اہل خانہ کو کال آتی ہے کہ ہم نے آپ کے فلاں رشتہ دار کو اٹھا لیا ہے, بیٹے کو, پیاری بیٹی کو آپ کے, اور اس کے بعد فوری طور پہ تاوان مانگا جاتا ہے. اہل خانہ فوری طور پہ CPLC کو یا رینجرز کے پاس چلے جاتے ہیں پولیس کے بجائے, اور وہاں سے معاملہ سیٹل ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ پیمنٹس بھی کر دی جاتی ہیں, ادائیگی کر دی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہوتا ہے مغوی برآمد ہو جاتا ہے, بازیاب ہو جاتا ہے. لیکن ایسے واقعات لوگ پولیس میں نہیں لے کے جاتے. اب یہ دعا منگی کا کیس 7 دن ہو گئے, چلا گیا, مقدمہ درج ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن ابھی تک پولیس اس کنکلوژن پہ نہیں پہنچی کہ آخر دعا منگی کا اغوا کیوں ہوا. بنیادی سوال یہ ہے کہ اس کو اغوا برائے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے, کوئی ذاتی رنجش ہے, کوئی دشمنی ہے, کیونکہ وہ باہر سے پڑھ کے آئی تھی, اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی, ان کے والد ایک اچھے کاروباری شخصیت ہیں, ڈاکٹر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پورے فیملی جو ہے وہ سندھ سرکار میں گورنمنٹ جابز ہیں ان کی, تو ہائی پروفائل کیس ہے یہ. لیکن ابھی تک پولیس کی جانب سے اس طرح کا کوئی سامنے ریئیکشن نہیں آ رہا. اس پہ تو DIG IG لیول کے افسر کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی. 1 ہفتہ ہو گیا ہے, اس کیس میں کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے, کیا چیز سامنے آئی ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کے اغوا کا معاملہ ہے اس لیے ہم محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں. صحیح, لیکن وہ محتاط رویے میں اب تک حاصل کیا یہ بہرحال ضرور بتایا جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی سرا تو پکڑا جائے, کیونکہ ان کے اہل خانہ مسلسل اس وقت پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ سیف سٹی کے حوالے سے, لیکن لاہور کا سیف سٹی تو بڑا اس کو مثالی کہا جاتا ہے. جابر, سیف سٹی میں جب وزٹ کیا جاتا ہے وہاں بڑا زبردست قسم کا نظام ہے, اس سے کامیابیاں بھی بہت حاصل کی لاہور پولیس نے وہاں. لیکن کیا وجہ ہے کہ کرائم ریٹ لاہور شہر میں جہاں پر یہ سیف سٹی پروجیکٹ چل رہا ہے وہاں پر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں چلی گئی؟
देखें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेफ सिटी को खुद कुछ मुश्किलात दरपेश हैं। एक तो उनके जो इस वक्त सरबराह अकबर नासिर खान साहब, उनके वो एक म्यूजिकल चेयर पे बैठे हुए हैं कि दौलत की जानिब से एक केस के हवाले से ये इंटीमेट किया गया था कि उनको अपनी जगह पर बरकरार रखा जाए, और जबकि दूसरी तरफ जब नए IG आए हैं तो वहाँ बहुत सारे अफसरान की जो तब्दीली हुई तो उसके साथ अकबर नासिर खान साहब को भी वापस रिपोर्ट करने का कहा गया, लेकिन अभी तक ताहाल वो तो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, लेकिन कुछ उनके इधर जाना है उधर जाना है उसमें फंसे हुए हैं। दूसरी बात यह कि हवावे कंपनी जो कि मेंटेनेंस फराहम करती थी सेफ सिटी अथॉरिटी को, सेफ सिटी अथॉरिटी की वो मेंटेनेंस बंद हुई हुई है हवावे की जानिब से, क्योंकि फंड्स नहीं है। गो के खुद अपने सेफ सिटी की जानिब से 2 दिन पहले एक जो है वो कल ही एक वेब TV का आगाज़ किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप ट्रेस आउट क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं इस हवाले से आपको उस बम धमाके की तरफ लेके जाना चाहूँगा जिसको आज पूरा एक हफ्ता हो गया है। पिछले जुमे एक ब्लास्ट हुआ था रक्षे के बीच में चुबुर्जी रोड पर, उसका खाका तो जारी कर दिया गया था, लेकिन वो शख्स अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, और अगर गिरफ्तार हुआ भी है तो उस हवाले से किसी भी पुलिस ऑफिशियल्स की जानिब से कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, नए IG साहब की जानिब से भी कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। गुज़श्ता 2 दिन पहले उन्होंने CCPO लाहौर और पुलिस लाइन में विजिट किया था, उस दौरान भी सहाफ़ियों से बात करते हुए इस हवाले से कोई भी उन्होंने शेयरिंग नहीं की कि उस तहकीकात में वो कहाँ तक पहुँचे और इसमें CCTV का क्या किरदार रहा। और लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर पीरू फोर्स इनके पास मौजूद है, डॉल्फिन फोर्स यहाँ पर मौजूद है, मुजाहिद फोर्स यहाँ पर मौजूद है, पंजाब पुलिस के अपने थानों की नफरी यहाँ पर मौजूद है, और तमाम हाई रिस्क रखने के बाद, स्नैप चेकिंग के बाद और हर तरह के नाके लगाने के बावजूद, सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे होने के बावजूद भी ये मामला देखने में आ रहा है। सही। अच्छा, मैं लास्टली आपसे जानूंगा, सेफ सिटी कराची में नहीं उसमें कामयाब हो गया, इस्लामाबाद में ये कामयाब हो गया, कराची में ऐसी क्या मुश्किल है? देखें, कराची तो वैसे ही मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके लिए तो बुनियादी तौर पे ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों जब ये IG पंजाब आए थे, उन्होंने भी आके सिंध पुलिस के अफसरान से और जो दीगर मुताल्लिक़ अफराद थे उनसे मीटिंग्स की और उनको ब्रीफिंग दी कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट काम करता है। कराची शहर में क्राइम को देखने के लिए लगाए जाने वाले कैमराज, जो CCTV कैमराज हैं, वही प्रॉपर वर्किंग नहीं करते। हम देखते ये हैं कि जब चेलुम का जुलूस आता है, 10 मुहर्रम आता है, 12 रबीउल अव्वल आता है, तो उन कैमरों की सफाई होती है, उन कैमरों को चेक किया जाता है कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन पूरे साल 12 महीने तो वारदातों के लिए वो कैमरे काम ही नहीं करते। नाइट विजन कैमरास की किल्लत है। जो DHA क्लिफ्टन के इलाकों में, अमीर इलाकों में जो कैमरास लगाए जाते हैं वो उनकी अथॉरिटीज़ की जानिब से लगाए जाते हैं, उसका एक्सेस जो है कराची पुलिस के पास नहीं होता वारदात की सूरत में। अभी दुआ मंगी केस में भी जो CCTV फुटेजेस जो मीडिया पे आई हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली हैं या पुलिस और रेंजर्स को मिली हैं, वो तमाम प्राइवेट कैमरास की हैं, वो कोई गवर्नमेंट के लगे हुए कैमरास की फुटेजेस नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, एक रेस्टोरेंट पे लगा हुआ कैमरे वाला हो सकता है फुटेज ना देना चाहता हो, एक किसी शॉप पे लगे हुए कैमरामैन फुटेज नहीं देना चाहता। अगर इनके अपने कैमराज हों तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मदद से आप क्राइम को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ से सिंध हुकूमत इनकारी नहीं है कि वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती, लेकिन फ़ंड्स की किल्लत और वसाइल की कमी का रोना वो हमेशा से रोते हैं, और हम भी देख रहे हैं कि ये सिलसिला जारी है। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया शुएब बरनी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ये वो मसाइल हैं जो शायद हुकूमत को देखना है कि सिंध में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बेहतर करना है, और पंजाब की जो क्राइम रेट बढ़ा है नए IG के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जाबिर, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक और अहम मामला है, ठिठुरती हुई सर्दी के अंदर मासूम बच्चे स्कूल्स के अंदर इम्तहान जब देने के लिए आ रहे हैं, छत तो दरकिनार, ना कोई डेस्क है ना बैठने की जगह है, नीचे ज़मीन ठंडी है, ऊपर से सख्त सर्दी वो है, और इम्तहान भी देना है। और एक इम्तहान ये है कि आपने स्कूल का इम्तहान और दूसरा सर्दी से निमटने का इम्तहान। मामला क्या है, ये हमारे नुमाइंदे कोयटा से गजनफर अली हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर, क्या मामला है? फुकदान है कि इम्तहानात देने के लिए स्कूल्स के अंदर कोई हॉल्स मौजूद नहीं है। कोयटा तो माइनस दर्जा हरारत वाला शहर है, वहाँ पर ये इसका मतलब है माजी में भी और मौजूदा सूरत हाल में भी ये एक मामूल है। जी बिल्कुल, देखें कोयटा में शदीद सर्दी है और बलूचिस्तान असेसमेंट एग्ज़ामिनेशन ये कमीशन है जिसके तहत मिडल्स के पेपर हो रहे हैं। 48,000 या 45,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो 28 अजला में इस वक्त मिडल के पेपर दे रहे हैं। जहाँ वो पेपर्स दे रहे हैं स्कूल्स के मुख्तलिफ स्कूल्स हैं शहर में, संडेमन स्कूल है, अफवा स्कूल है, इसी तरह 28 अजला में मुख्तलिफ सेंटर्स हैं जहाँ पर हाल में ये बच्चों को बिठाया जाता है और ये पेपर देते हैं। यहाँ पर फुकदान ये है कि ना तो वहाँ पर बैठने के लिए कोई प्रॉपर
डेस्क हैं। बच्चों को ज़मीन पर बिठाया गया है। इस वक्त आज कोयटा का जो मौसम था वो 3 सेंटीग्रेड था और सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है और बच्चों के हाथ ठटर रहे होते हैं, वो पेन से पेपर नहीं लिख सकते। अक्सर बच्चों ने ये शिकायत की कि टाइम कम होता है हमारे पास और पेपर हमने फिल करना होता है, जिसमें हम सर्दी में ठटर रहे होते हैं। सिर्फ हाथों को ही हम अपने कभी वो बगलों में दबा रहे हैं, कभी टांगों में दबा रहे हैं और हाथ से सेक रहे हैं। क्या वजह है गजनफर, क्या बहुत बजट नहीं है कि ये स्कूल्स हैं? बलूचिस्तान की तो आबादी भी उतनी ज़्यादा कभी भी नहीं है कि उसके लिए ये स्कूल्स के अंदर एक बड़े एग्जामिनेशन हॉल जिससे बोला जाता है, जिसमें सैकड़ों बच्चे एक ही वक्त में बैठकर इम्तहानात दे सकते हैं। क्या वो फुकदान है? वजह क्या है इसकी? देखिए बिल्कुल फुकदान है और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसमें हमने देखी वो हमें मुझे जहाँ तक समझ आई है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है इदारों के दरमियान। जो इदारा है जिसने ये कंडक्ट किए इम्तिहानात, सोशल मीडिया पर लोग बोर्ड ऑफिस को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन बोर्ड ऑफिस से इसका कोई लिंक नहीं है। ये तो हुकूमत का काम है और वज़ारत तालीम है कि वो स्कूलों को किस तरह से फंड्स देती हैं। बहुत शुक्रिया गजनफर अली, हमारे साथ आप मौजूद थे। मज़ीद भी खबरों पर बात करेंगे प्रोग्राम में। वक्त हो गया एक ब्रेक का। और एक और अहम मामला खबर सामने आई कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की इमदाद फौरी तौर पर उसकी मंजूरी दी है। ये बजटरी सपोर्ट सूरत हाल है जिसमें ये होगा और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो शोबे हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं, उसके लिए होगी और उसको मुस्तहकम करना होगा। साथ ही साथ गरीब आदमी पर जो 2018 से लेकर अब तक जो पाकिस्तान में मईशत का मसाइल हुए हैं उस पर गरीब आदमी पर उसके असरात ना हो, इसलिए ये तमाम तर बजटरी सपोर्ट रखी गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से। उससे पहले पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से मॉडीज ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके बाद अगले दिन ब्लूमबर्ग की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही थी, ये तमाम वो खबरें हैं जो पाकिस्तान की मईशत के लिए हौसला अफजा खबरें हैं। और आज जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये सपोर्ट बजटरी सपोर्ट फंड रखा है, अब इससे भी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आएगी। कहा जा रहा है कि अब ये अगले 3 से 4 माह बेहतरी के होंगे। मीर मोहम्मद अली खान साहब इस वक्त हमारे मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम पिछले 1 हफ्ते से देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बेहतरी आ रही है। मूडीज ने जो रिपोर्ट दी पाकिस्तान के लिए बड़ी हौसला अफजा थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपके सामने है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो सपोर्ट रखा, बजटरी सपोर्ट $1 अरब का, इससे क्या अगले आने वाले वक्त में इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की मईशत पर? देखिए, मुझसे पहले हमें उस जगह से शुरू करना है कि हम कहाँ थे साल पहले। मैं सिर्फ साल की बात करूंगा। साल पहले हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कोई $19 बिलियन था। 58 बिलियन हमारी इंपोर्ट्स हो गई थी, करेंसी फ्री फॉल के अंदर थी। तो ये मैक्रो और काफी सारी चीजें, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे जो तबाही दिखा रहे थे। तो आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है, प्राइमरी जो है, इंपोर्ट्स आर डाउन, एक्सपोर्ट्स आर मार्जिनली अप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बेहतर हुआ है। ये चीजें इंटरनेशनल इदारे जो होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं। वो पाकिस्तान में आके टमाटर की प्राइस नहीं देखेंगे, वो इन्फ्लेशन देखेंगे कैसा है, करेंसी स्टेबल है या नहीं है। तो अगर एडीबी अब हमें $1 बिलियन बजटरी सपोर्ट के लिए दे रहा है, देखिए कोई पैसा नहीं देता अगर वो ये समझे कि उसको वापस नहीं मिलेगा। सिंपली पुट, ये बजटरी सपोर्ट जो है वो इस वक्त आई है, इट्स एन इंडिकेशन के हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई है। मैं बार बार ये कहूंगा, शुरू हुई है। अभी वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मेरे ख्याल में 1 साल 1.5 साल और होगा जिसमें हमें इंपोर्ट्स को और लेकर नीचे आना पड़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट को $5-6 बिलियन पे लाना पड़ेगा 19 बिलियन से। नई जॉब्स क्रिएट करनी है। इस वक्त सब में बड़ा जो मसला मुल्क का है मेरे ख्याल में वो हाई इन्फ्लेशन है। वो अब जो फरवरी में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी 20 में, मेरा ये पर्सनल तजज़िया है कि इसको
ये नीचे लाना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। इंटरेस्ट रेट को नीचे लाएंगे, थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो ये बेहतरी की तरफ जाएगी। अब जो रिजर्व हमने अभी सुकुक की एक पेमेंट की है, हमने टोटल $11 बिलियन फॉरेनर्स को पे किए हैं जो हमारे लोन्स थे, और सुकुक के $1 बिलियन की अभी पेमेंट की है। उसके बावजूद 15-15 बिलियन पे हमारे रिजर्व है, और नेट रिजर्व मेरे ख्याल में $9.8 बिलियन है स्टेट बैंक के पास। तो दैट्स अ गुड साइन। तो मेरे ख्याल में अब डॉलर को भी रुपए के लिहाज से थोड़ा सी वीकनेस होगी, रुपया थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है मुझे यहाँ से। तो दीज आर गुड साइन। अल्लाह पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाए। मगर मैं ये जानना चाहूंगा इसके असरात जो है, आप कह रहे हैं कि साल 1.5 साल लगेगा। आम आदमी तब जब तक ये असरात नहीं आते तो फिर जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं इंटरनेशनल पहुंचने में 3.5 साल नहीं लगेगा मुदस्सिर। ये तो आम आदमी पहुंचने के लिए मैं टोटल इकोनॉमिक टर्न अराउंड की बात कर रहा हूँ। अगर आम आदमी को यहाँ से 1.5 साल इंतजार करना पड़ा तो बचा ही क्या उस गरीब के पास। सही मतलब ये है ना तो आम आदमी के लिए फिर जो अगला आने वाला बजट है जून का, यानी कि 6 माह के बाद तो बेहतरी होगी। उससे पहले ही मैं बेहतरी देख रहा हूं। अच्छा, उससे पहले ही बेहतरी। आज तक किसी आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आई है। हम बजट के मौके पे चीखते हैं, खुश होते हैं, अवाम दोस्त अवाम दुश्मन 2 लफ्ज हमने निकाले हुए हैं, वही बात करते रहते हैं। बजट से किस बजट से आई है बेहतरी? तो मेरे ख्याल में बजट से तो बेहतरी नहीं, उससे पहले मैं बेहतरी देख रहा हूं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो गए, जो कि 45 दिन 50 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। फेडरल लेवल पर प्राइस कंट्रोल कमेटी बनी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। अब फेडरल लेवल से अगर प्राइस कंट्रोल कमेटी बनेगी और ये जो होर्डर्स हैं इनको सजा दी जाएगी, कहीं पे टमाटर 250 रुपए का बिल मिल रहा है, कहीं पे 120 रुपए का मिल रहा है, लिटरली 2 दिन के अंदर ये हुआ है। तो ये इस चीजों से बेहतरी आएगी। एक आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या करंट अकाउंट डेफिसिट है, कितना रिजर्व्स हैं, हमारी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ गई है, उसको ये पता है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से ये बहुत ज्यादा बात है कि इंपोर्ट कम हुई है, लेकिन इंपोर्ट जिस तरह से कम हुई है, एक बहुत बड़ा तबका है जो इंपोर्ट पे ही अपना इन्हिसार कर रहा था, और बहुत बड़ा चंक था जो FBR को भी उस टैक्सेस की मद में जा रहा था, वहां भी कलेक्शन कम हुई है। लेकिन बहुत बड़े ऐसा तबका नहीं मुदस्सिर देखे, वहां कलेक्शन कम नहीं हुई है, उन्होंने अपने टैक्स का हदफ जो था बढ़ा दिया था। सही फर्ज कीजिए कि पिछले साल 200 बिलियन रुपीस पर मंथ था, मिसाल दे रहा हूं आपको मैं, इन्होंने कहा कि इस साल हम 300 बिलियन रुपीस पर मंथ करेंगे। वो 300 बिलियन के पीछे दौड़ते हुए 295 बिलियन रुपीस हुए हैं। तो वो 5 बिलियन या 6 बिलियन रुपीस का जो हदफ मिस हुआ है वो पहले से बहुत ज्यादा है, वो पहले से ज्यादा है। तो ये हम नहीं कह सकते कि पिछले साल से कम टैक्स है। हम एक तो कोई हुकूमत का समझाने वाला नहीं है। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन पेट्रोल की बात कर रही होती है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, मिनिस्टर ऑफ कुछ और गाड़ियों की बात कर रहे होते हैं, कोई रेलेवेंट आके बात तो करता ही नहीं है। सही। तो इसीलिए इबाम पूरे पाकिस्तान में हैजान की हद तक इबाम ये आपने बहुत अहम बात की है कि जिसका जो काम है शायद वो आकर उस तरह से वो बात नहीं कर पा रहा। जो काम हुकूमत बेहतर तौर पर कर रही है, जो हुकूमत को इस वक्त कामयाबियां मिल भी रही हैं मुआशी हवालों से, वो उस तरह से आवाम तक पहुंच नहीं पा रही हैं, और जिसका इजहार तर्जुमानों का इजलास हो या मुख्तलिफ इजलास हो, वज़ीर आज़म खुद भी कर चुके हैं इस बात का इजहार। मीर साहब, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का रहा है वो बड़ा शदीद रहा है, तो ये भी अब तसव्वुर किया जा रहा है कि CPEC के मंसूबे अगले आने वाले वक्त में अब तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। ये भी असद उमर साहब बात कर रहे थे। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट में तब्दील होता हुआ नजर आएगा अगले एक साल? फिर बताऊं मुदस्सिर जी, पिछले 42 इयर्स में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 5.3% से लेके 5.9% के दरमियान रही है। सही। इस साल 5.86% रही है। ये एक पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है। देखिए, जो इकोनॉमिक फिगर्स में अनएम्प्लॉयमेंट को हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ही नहीं है।
अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को सही तौर पे गेज किया जाता है कि कितने लोग सोशल सिक्योरिटी की अप्लाई कर रहे हैं, उनकी जॉब चली गई है। हमारे पास तो वो मेजर्स ही नहीं है इकोनॉमी के अंदर, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर। दीज आर ऑल मैनिपुलेटेड फिगर्स इन माय व्यू। ये चाहे कोई हुकूमत हो, मेरे तो गुजारिश होगी इस हुकूमत से कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आप अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स कैसे काउंट करते हैं। बंदे भेजते हैं रोड के ऊपर कि भाई तेरी नौकरी है या नहीं है, ये बता दे मुझे। पूरी दुनिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के जरिए पता चलता है कि जी पिछले महीने 2 मिलियन लोगों ने अनएम्प्लॉयड बेनिफिट अप्लाई किया था, इस महीने 3.2 ने अप्लाई किया है। और पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग हैं जो इस हवाले से सोशल सिक्योरिटी के साथ अटैच है, वरना तो बहुत बड़ा चंक है। बिल्कुल कैसे हैं? बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर और क्या तरीक़ेकार है मुझे बता दीजिए। शायद मुझे जीरो पता है फाइनेंस और इकोनॉमी के बारे में। सही तो ये पॉलिटिकल स्लोगन की जो आपने बात की है, दोनों जानिब शायद चल रहा है। हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन भी हुकूमत पर तनकीद कर रही कि आपकी वजह से 45 लाख जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, और हुकूमत कह रही कि हम रोजगार वो तरह से दे रहे हैं। बहरहाल अब जो बे इंडिकेटर्स की आप बात कर रहे हैं कि अगले 40 से 50 दिनों में एक आम आदमी के लिए फर्क और साल से 1.5 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी जो है वो हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। बहुत शुक्रिया अमीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मेरे मुआशियात। और आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ कराची में हम बता रहे थे कि क्राइम की क्या सिचुएशन है, लेकिन कराची में बहुत बेहतर भी कुछ हो रहा है। और वो 5 रोज़ा कुतुब मेला एक्सपो सेंटर में शुरू हो चुका है, उसका भी अब दूसरा दिन है। और कुतुब मेले की सूरत हाल क्या है वो जानेंगे हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद होंगे। किताबों के रसिया जो हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बच्चे बड़े ख़वातीन मर्द सब। राव अफनान हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर पहुँचे हैं। राव आगाह कीजिएगा उस कुतुब मेले से मुताल्लिक। कराची इंटरनेशनल बुक फेयर का आज दूसरा रोज़ है और शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। 330 स्टॉल्स लगाए गए हैं जिसमें दुनिया और आखरत समेत शोबा सियासियात हो, चाहे वो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हो, हर शोबे हर तिबके के लिहाज से जो है वो मज़ामीन पर किताबें मुश्तमिल हैं। दुनिया जहाँ की किताबें एक छत एक साए तले मौजूद हैं। कैमरामैन इमरान अली अगर मेरे अकब में आपको दिखा सके, यहाँ पर बच्चों की भी किताबें नज़र आ रही हैं जिसमें वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के हमरा इधर किताबें लेने के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं और आगे दिखाएंगे कि इस कुछ स्टॉल्स पर जो है वो नावल भी मौजूद हैं और उसी के साथ साथ शायरी की किताबें भी हैं जो अदब से इल्म से मोहब्बत रखने वाले जो है जिसकी ख़रीदारी कर रहे हैं। और दुकानदारों का क्या कहना है इस हवाले से एक पब्लिशर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानते हैं कि अब तक लोगों को क्या इस वक्त हमें आगाह कर रहे थे कुतुब मेले के हवाले से। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।